Students, today we are going to start फिजिक्स सेक्शन न्यू चैप्टर फ्रिक्शंस। ठीक है, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 12 फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो सेक्शन फिजिक्स में आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेस, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, और भी हम लोग दूसरे तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन इज इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन का जो बेसिक कारण होता है। तो फिर से मैंने एक बार जो डेफिनेशन शुरू में बता दिया था, वो डेफिनेशन और एक बार बता देता हूँ कि द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेज in contact, it acts on both the surface, this is called friction। और भी देखो, हम लोग बहुत तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन। तो देखो, व्हाट इज फ्रिक्शन, तो एक डेफिनेशन मैंने बता दिया, फिर भी और भी बहुत तरह का डिफाइन होता है। देखो, फ्रिक्शन इज ए फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ को खींचते हैं, रगड़ते हैं, वो होता है। तो एक प्रकार का फोर्स है दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेसेज कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, जब वो कोई टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो ये भी हम लोग, फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में वही है। देखो, फ्रिक्शन को अलग अलग पॉइंट वाइज डिफाइन किया गया है। द फ्रिक्शनल फोर्स और दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, जो फोर्स चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे। या तो इसी को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब भी हम लोगों का फ्रिक्शन का लगता है वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया तुम लोगों को कि किस तरह से दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जैसे कि हम लोग आदमी चल क्यों पाते हैं, क्योंकि हम लोग जब फोर्स लगाते हैं पैर के माध्यम से, तो पैर को हमारे अपोज फोर्स लगता है ज़मीन के कारण। ठीक है, हम पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं और ज़मीन पीछे से आगे की ओर हमें धक्का देती है, जिसके कारण हम आगे की ओर निकल पाते हैं। ये कब काम नहीं करता है, जब हम लोग स्मूथ सरफेस पे जाके चलते हैं तो देखते हैं, टाइल्स पे चलते हैं या टाइल्स पे यदि पानी गिरा हुआ है तो देखना हम लोग फिसल के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, पानी मेरा फ्रिक्शन को लेस कर देता है, जिसके कारण हम टाइल से फिसल के गिर जाते हैं। फिर देखिएगा, हम लोग को अगल बगल जहाँ पे पानी जमता है, कुआं के आसपास देखोगे जहाँ पर सेवाल वाल जो कायु क्या रहता है, जमा रहता है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट जमा रहता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या, जब सेवाल वाल के ऊपर हम लोग चलते हैं तो देखो फिसल के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। ठीक है, जितना हम फोर्स लगाते हैं पैर, उतना फोर्स ज़मीन लगा नहीं पाती है, जिसके कारण हम चल नहीं पाते हैं, फिसल के गिरते हैं। इसी तरह से हम लोग साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, जिस पर ब्रेक लगाते हैं, तो जिसमें देखते हैं जिस बाइक का या कार का या टायर, साइकिल का टायर में यदि उसमें जो ग्रिप बना हुआ होता है वो यदि पूरा घिस के ख़त्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी वो जहाँ पर हमें रुकना चाहिए वहाँ पर रुक नहीं पाते हैं और हम गिर जाते हैं। ठीक है, या तो जो टर्निंग वर्निंग जगह पे भी हम लोग फिसल के गिर जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करता है। लेकिन डेली लाइफ में हम लोग ये जानते हैं कि कहीं कहीं हमें फ्रिक्शन की सख्त ज़रूरत है, बट कहीं कहीं हम लोग को फ्रिक्शन को जीरो भी करना पड़ता है। ठीक है, वो हम लोग डेली लाइफ के यूज के आधार पे करते हैं। कहीं कहीं फ्रिक्शन जीरो भी चाहिए, हमें पूरा फ्रिक्शन लेस चाहिए, और कहीं कहीं फ्रिक्शन बहुत स्ट्रांगली चाहिए। जैसे हम लोग को चलने फिरने ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है, फ्रिक्शनल फोर्स की। बट यदि हम लोग देखने जाएँ कोई भी मशीन या जो साइकिल का व्हील्स में जो एक्सेल होते हैं, वहाँ पे बॉल बेयरिंग लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, तेल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि वो फ्रीली मूव कर सके। ठीक है,
तो कहीं कहीं हम लोग फ्रिक्शन को पूरा फ्रीली कर देते हैं, ठीक है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स 0 कर देते हैं ताकि वो आसानी के साथ वो मूव कर सके, राउंड कर सके, घूम सके, ठीक है। लेकिन हर जगह हम फ्रिक्शन, इसीलिए फ्रिक्शन हमारे लिए फ्रेंड भी है एंड फो भी है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग फ्रिक्शन का जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे उस समय डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। तो बेसिक तौर पे देखो, फ्रिक्शनल फोर्स और बोथ द फोर्स एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये अब याद रखोगे, फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हम लोग चलते हैं, देखना आगे की ओर जाते हैं, हम लोग आगे की ओर चलते हैं तो हम पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, लैंड आगे की ओर फोर्स लगाते हैं जिसके कारण हम चल पाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम जब पीछे की ओर चलते हैं तो हम आगे की ओर फोर्स लगाते हैं, तो मतलब हम पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं तो ज़मीन आगे की ओर फोर्स लगाती है। इस तरह से फोर्स एक दूसरे का अपोज लगते हैं जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट गति में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। थर्ड पॉइंट में देखो उसी को, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, जो तुम लोग को हम बता दिए। सबसे पहले इसी डेफिनेशन को बताए थे हम, क्या बताए थे, द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। वही चीज़ है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेटिव मोशन एक लगता है जो एक दूसरे के अपोज लगता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन द सरफेस ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट, एक दूसरे का अपोज लगते, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये देखो उसी का एग्जाम्पल बुक में भी तुम लोग खोल के अभी देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, इसको आगे की ओर धकेला जा रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग जब किसी के द्वारा इसको इधर आगे की ओर फोर्स लगाया जाता है, यहाँ पर देखो एरो मोशन लगाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एरो देखो फोर्स लगाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में पुशिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। पुशिंग फोर्स लग रहा है, तुम लोग देख रहे हो यहाँ एरो। उसके बाद यहाँ पर देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोज में लग रहा है, ठीक है। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इधर लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, मोशन इधर करना चाह रहे हैं लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उसका अपोजिट लग रहा है। जो स्पेशल एरो में देखो यहाँ पर रेड एरो दिया हुआ है, देखो पुशिंग, हम लोग पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं आगे की ओर, फ्रिक्शनल फोर्स उसका अपोज लग रहा है। तो यही अपोज फोर्स के कारण ही हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब अपने भी चल पाते हैं, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग स्लाइड करते हैं, रोलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपोज फोर्स लगता है। सबका अलग अलग कंडीशन होता है, ठीक। अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फिगर बता दिए, ये बुक में भी दिया हुआ है, तुम लोग देख सकते, ठीक है। अब फैक्टर दैट कैन अफेक्ट फ्रिक्शन, किस प्रकार जो फ्रिक्शन को इफेक्ट डालता है उसके बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है, एक फिगर देखो यहाँ पर, फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट फ्रिक्शन, देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन और अटेम्प्ट मोशन, ठीक है। इसका मोशन देखो इधर है और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, ठीक है। जबकि दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस, ये अलग सरफेस है और ये अलग सरफेस है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट है। इसको इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक। इस तरह से जो होता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 1 में, द इरेगुलरिटीज ऑफ ए सरफेस, सरफेस का जो इरेगुलरिटी होता है, असमतल होता है, ठीक है। द इरेगुलरिटीज ऑफ ए सरफेस इफ वी मूव एन ऑब्जेक्ट विथ एन इरेगुलर और रफ सरफेस, जब हम लोग रफ सरफेस या इरेगुलर सरफेस पे on another surface which is also irregular, the force of friction will be high in this case and the movement of object would be restricted, ठीक है। तो हम लोग जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट पूरा रफ सरफेस पे रखा हुआ है, उसको जब हम धकेलते हैं, फोर्स मतलब धकेल के उसको साइड ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उतना ही स्ट्रांगली अपोज फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पर रखा हुआ है, वो
डिपेंड करता है कि वो आसानी के साथ कब हम लोग उसको मोशन में ला सकते हैं, जब वो सतह थोड़ा स्मूथ होता है, चिकना। जितना ज़्यादा रफ सरफेस रहता है, यानी जितना ज़्यादा इरेगुलरिटी सरफेस रहता है, उतना प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? हमें उसको मोशन में लाने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ही स्ट्रांगली फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसके कारण हम उसको आसानी के साथ उसको स्लाइड नहीं करते हैं, यानी उसका चेंज इन प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ देखो, इफ यू मूव एन ऑब्जेक्ट विथ हिज एन इरेगुलर और रफ सरफेस, असमतल या रफ सरफेस, जहाँ पर हुई चीज ऑल्सो इरेगुलर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल विल बी हाई। तो ऐसी जगह पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगता है, जिससे इन दिस केस मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड। कभी कभी हम लोग उसको खिसका ही नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको अपना प्लेस ही चेंज नहीं करवा पाते हैं, ठीक। अब आगे देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, द रेगुलरिटी ऑफ सरफेस और इट्स स्मूथ सरफेस। यदि वही ऑब्जेक्ट को किसी स्मूथ सरफेस पे रख दो, किसी टाइल्स के ऊपर रख दो, ठीक है, चिकनाहट सरफेस पे रख दो, ठीक है, तो इफ द सरफेस इधर द ऑब्जेक्ट और स्मूथ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी लेस, द ऑब्जेक्ट वुड मूव easily over the surface, even smooth surfaces have certain irregularity, ठीक है। तो जैसे कि हम बता दिए कि यदि रेगुलर सरफेस यानी समतल सतह रहता है, ठीक है, तो रफ सरफेस के कंपेरिजन में हम आसानी के साथ उसको स्लाइड कर सकते हैं, उसका स्थान चेंज कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में उसमें क्या लगता है, रफ सरफेस के तुलना में कंपेरिजन में क्या लगता है, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है, ठीक है, जिसे हम आसानी के साथ उसको यूज करते हैं। तो देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम एक स्थान से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए स्मूथ सरफेस। लेकिन उसी जगह यदि हम देखते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि यदि हमें व्हील, मतलब किसी भी बाइक का जो पहिया होता है, टायर होता है, उसमें जो ग्रिप्स वो स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन के लिए उसको जो ग्रिप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग नट देखते हैं साइकिल में, बाइक में, कार में, जो नट होता है उसमें जो थ्रेड होता है, ठीक है, उसको स्ट्रांगली होता है, जो थ्रेड पूरा घिस जाता है तो वो नट स्लिप कर जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे कहाँ फ्रिक्शनल फोर्स हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आदमी अपना डेली लाइफ में यूज करता है, ठीक है। तो हम एक ही बात जानते हैं कि रेगुलर सरफेस में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है और इरेगुलर सरफेस में ज़्यादा लगता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इफ टू सरफेसेज आर प्रेस्ड हार्ड, जब कोई दो सरफेस को हम लोग बहुत जोर से प्रेस करते हैं, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल इंक्रीज बिटवीन टू सरफेसेज, ठीक है, तो दोनों सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज बिटवीन टू सरफेस इफ they are pressed hard, and hence the movement of the object becomes restricted. However, if there is no pressure, the object can easily move. कभी कभी हम लोग दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बहुत ज़ोर से प्रेस्ड करते हैं, दबा देते हैं, तो इस कंडीशन में बहुत स्ट्रांगली फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसके कारण हम उसको एक जगह से दूसरी जगह उसका प्लेस चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इफ देयर नो प्रेशर द ऑब्जेक्ट कैन इजीली मूव, जिससे हम आसानी के साथ उसको मूव नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग देखें जो उसका कुछ कंडीशन, ये देखो यहाँ पे इमेज बुक में हम लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। स्मूथ सरफेस देखो, स्मूथ सरफेस में भी स्मॉल पुशेस, धीरे से पुश कर रहे हैं तो फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, ठीक है, मोशन इधर हम लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, फिर लो फ्रिक्शन इधर लग रहा है उसका अपोजिट। लेकिन हमेशा चाहे कितना स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन फोर्स लगे, चाहे कितना लो लगे, ठीक है, कितना हाई और कितना लेस, लेकिन एक दूसरे का अपोजिट। देखो, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं जबकि फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा रहे हैं, हम मोशन इधर करना चाह रहे हैं, हम पुश इधर कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखो बिग बहुत, देखें यहाँ पर सरफेस रफ सरफेस है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, ठीक है। देखो इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसमें भी इधर हाई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो ये फिगर भी तुम लोग बना लेना, ठीक है। एक एक फिगर का तुम लोग बना लेना, ये एग्जाम्पल है, एक ये स्मूथ सरफेस का, ये रफ सरफेस का, ठीक। अब
देखो फिगर 3 में फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, तो किस प्रकार से फ्रिक्शन का इफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग 3 जो बेसिक पॉइंट है हम लोग पढ़ लिए। अब कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कल क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, तो तुम लोग क्या करना, आज हम लोग जितना पढ़े इन सबको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, विथ फिगर, फिगर के साथ इसको नोट करते हुए लिख लेना है। ठीक है।